नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 25 अप्रैल और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक डीएनए के बारे में। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि रोज़ कहता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो सब्सक्राइब भी करते हैं आप लोग, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन पता नहीं कमेंट क्यों नहीं करते हैं। कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया था और सिर्फ एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है। या तो आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इस बात को कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आप लोग को जो हम लोग मटेरियल देते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, मैं भी उसके लिए भी कहता हूँ कि अगर कोई कमी हो तो आप लोग बताओ। वो भी नहीं बताते हो आप लोग, ना आप लोग पढ़ रहे हो ना कमेंट मार रहे हो आप लोग। तो हमने भी डिसाइड कर दिया है कि जो भी सीरियस स्टूडेंट है आप वही पढ़ें। और आज के बाद आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को मौके दिए थे हमने, आप लोग उस चीज़ का यूज नहीं कर रहे हो। जब टीचर आपके साथ लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, हम हैं, अमर सर हैं, रवि सर हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग अपना टाइम निकाल के आप लोग के लिए स्पेशल डीएनए हम लोग बनाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप लोग भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएं। आखिर आप लोग का भी तो फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग कोई कुछ नहीं है तो कमेंट मारो कि सर अच्छा नहीं बना रहे हैं डीएनए, कुछ गलत है, न्यूज़ आप लोग का नहीं समझ में आता है। और आसान शब्द कुछ तो बोल लीजिए आप लोग। अगर हम लोग की गलतियाँ निकालें तो वो भी निकालो, वो भी नहीं आप लोग बोल रहे हो। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो आप लोग। ये बहुत बड़ी शिकायत है मुझे, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए आप लोगों को, लेकिन फिर भी जो मैं बोलता हूँ खुल के बोल देता हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती है यही कि मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, और बोलना भी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि सीधे मुद्दे की बात करना चाहिए, इधर उधर की बातें करने की अपेक्षा। एनीवे, चलिए आज टॉपिक की बात करते हैं। ये संस्थान का नंबर है, अगर कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि ये 24 अप्रैल लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है, आज 25 अप्रैल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, 25 अप्रैल है, 24 अप्रैल नहीं है, वो गलत टाइप हो गया हो। चलिए आज बात करते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि पंचायती राज दिवस है, तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि एक नई एनर्जी के साथ, देखिए जून के पहले कोई पेपर होने वाला नहीं है। पहले बात, मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। आपको जून के पहले पेपर नहीं होने वाला है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि कोई भी समारोह नहीं होगा। समारोह का मतलब ये नहीं होता है किसी शादी समारोह या कोई भीड़ भाड़ नहीं होगा। इसका मतलब सब होता है, कहीं गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। तो पेपर में भी गैदरिंग होती है, स्कूल में भी गैदरिंग होती है, कोचिंग में भी गैदरिंग होती है। आप लोग अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं सीरियस हैं, तो इसका रिजल्ट भी आप ही लोग देखेंगे। और जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जिनको मैं कहता हूँ, जो फॉलो करते हैं बच्चे, वो हमारे डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे डायरेक्ट नंबर पे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, हमें वो समझ में नहीं आया। लगातार कॉल कर रहे हैं, लगातार फ़ोन कर रहे हैं। तो इसका खामियाजा भी आप ही लोग को भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग अभी भी सतर्क हो जाइए। पूरा मौका सरकार दे रही है पढ़ने के लिए आपको, क्योंकि तुरंत प्रीलिम्स होगा, तुरंत मेंस होगा। यूपी पीसीएस का भी, बिहार का भी तुरंत मेंस होगा। आपने देखा बिहार सरकार ने एक नया फंडा निकाल दिया है कि अब तो इंटरव्यू ऑनलाइन ही हो जाएगा। कितना ज़बरदस्त, कहीं ना जाना ना आना, कहीं नहीं जाना, आराम से इंटरव्यू दीजिए, क्या दिक्कत है आप लोगों को। तो यूपीएससी का भी बहुत जल्द आ जाएगा कैलेंडर, बहुत जल्दी। जैसे कि आप लोगों का वीडियो दिखाई दिया था जितेंद्र सिंह सर का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को शायद आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मौका मिला है, अपने मौके का सदुपयोग कीजिए आप लोग। और ये मोटिवेशनल बोलना पड़ता है इसलिए कि आप लोग सुनते नहीं हैं उन चीज़ों को। या तो आप लोग पता नहीं दिन भर खा रहे हो, सो रहे हो, कर क्या रहे हो आप लोग। हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग कर क्या रहे हो। ठीक है, फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आप लोग अपना काम कीजिए, चाहे जो करना है करिए। आप लोग को आज चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, इस मटेरियल का आप लोग का महत्व नहीं समझ में आ रहा है। आने वाले भविष्य खुद बताएगा कि महत्व क्या है इसका, इस मैटर का क्या महत्व है। क्योंकि कोई भी डायमेंशन इस मैटर में छूटता नहीं है। आई होप कि आप लोग समझें इस बात को। चलिए हम बात करते हैं। आज पहला टॉपिक है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज दिवस। भारत के प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को, मतलब कल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर
कोविड-19 से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की। आपको पता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस की शुरुआत मनाना स्टार्ट हुआ था 2010 में हुई थी और ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक पहल मिली थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से अड़ा तक और 243 से ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। ये जितना मैंने अभी तक बोला कि सारे के सारे यूपी पीसेस, स्टेट पीसेस में एक एक क्वेश्चन बने हुए हैं इसमें। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये भी पूछा है कई बार पेपर में, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है। और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत टोटल 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है। 29 विषय हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा पंचायती राज दिवस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने कोई पोर्टल लॉन्च किया है। क्या है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इस अवसर पर पीएम मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये इस बार के यूपीएससी में 100% पूछेगा क्वेश्चन। मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोग लिख के रख लीजिएगा मेरी बात को कि आज है 25 अप्रैल और मैं एक क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। ये एक फिगर के माध्यम से बताया गया कि एक लाइफ साइकिल है जिसमें ग्राम पंचायत की प्रोफाइल है, फिर उसमें क्या एक्शन लिए गए हैं, क्रिएशन किया गया है, फिर क्या उसकी एक्टिविटी हुई, आउटपुट क्या निकल रहे हैं, फिर उसकी प्रोग्रेस की रिपोर्टिंग किया जाएगा, फिर उसको जियो टैगिंग एसेट्स किया जाएगा, फिर उसे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग किया जाएगा। ये फिगर के माध्यम से बताया गया है। इसको देख लीजिएगा फिगर आप लोग। यह पोर्टल भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की एक नई पहल है जो सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने एवं क्रियान्वयन करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करने के साथ साथ रियल टाइम निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। इस पोर्टल का मेन मोटो जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और ये जो मोटो है ये आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्वामित्व योजना, दूसरा एक स्कीम निकाला गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। अब ये स्वामित्व योजना क्या है इसके बारे में हम डिटेल नीचे बात करेंगे। जैसे कि लॉन्च्ड ऑन नेशन पंचायती राज डे एंड पायलट बेसिक इन 6 स्टेट्स। दूसरा मैपिंग एंड रूलिंग इन हैबिटेट लैंड थ्रो ड्रोनेस एंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये टोटल आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका सारा हिंदी में आप लोग को बता दे रहा हूँ। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का स्वामित्व तय करना तथा उसका रिकॉर्ड रखना है। जो पहला जो बताया मैंने, यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीक द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी ज़मीनों के सीमांकन के लिए संपत्ति सत्यापन का समाधान करेगी। तो सरकार ने इस योजना का जो लॉन्च किया है इसका मेन मोटो आप लोग को बता दिया मैंने कि आवासीय परिसर का जो भी है रिकॉर्ड रखा जाएगा। आपका आवासीय ज़मीन ग्रामीण इलाकों के जितने मंत्रालय हैं सब देख लीजिएगा कौन कौन से मिले हैं। ये पूछ सकता है कि एक मंत्रालय हटा के पूछेगा किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में भी। चलिए हम बात करते हैं कि पंचायत पुरस्कार के बारे में। पंचायती राज से संबंधित कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं इस पर हम बात करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए बेहतर कार्यों को मान्यता और पंचायतों को प्रोत्साहन देने के तहत देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों एवं राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता है।
इसके तहत निम्नलिखित 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला है नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, दूसरा है बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, तीसरा है ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार। तो आपने देखा कि 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं और जितने भी भारत में जितने भी पंचायतें हैं, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की हो, सभी को इनमें इंक्लूड किया जाता है। तो पंचायती राज से पूरा का पूरा टॉपिक ही ये बन गया आपका। चलिए हम आगे बात करते हैं। भारत हिंद महासागर आयोग IOC का पर्यवेक्षक बना। ठीक है, हाल ही में हिंद महासागर आयोग इंडियन ओशियन कमीशन में भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। ये कई बार UPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी इसकी प्रबल संभावना है। IOC द्वारा आयोग के 34वीं मंत्री परिषद बैठक में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। पर्यवेक्षक का, अस्थायी सदस्य नहीं है, पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। IOC देश मुख्यतः पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में से संबंधित है। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर आयोग क्या है, IOC क्या है आखिर ये। हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरी अभिशासन यानी कि मैरीटाइम गवर्नेंस की दिशा में कार्य करता है तथा यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है। यानी आपने ये देखा कि एक अंतर सरकारी संगठन है और इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। और ये सब ने फिगर के माध्यम से आप लोग को बताया है कि दक्षिणी पश्चिमी ये आपका इंडोनेशिया। एक अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए मैंने पॉज करना पड़ा। चलिए हम बात करते हैं IOC की स्थापना के बारे में। IOC की स्थापना वर्ष 1982 में की गई। इसका मुख्यालय एबने मॉरिशस में अवस्थित है। अब ये मॉरिशस देख लीजिएगा कि मॉरिशस कहाँ पे है। ठीक है, यही कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा मॉरिशस कहाँ है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है। वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में 5 देश कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन फ्रांस के नियंत्रण में है और सेशेल्स शामिल है। ये फिगर सारा देख लीजिएगा, आप लोग को दिखा दिया गया है। भारत के अलावा इस आयोग के 4 पर्यवेक्षक जो है चीन है, यूरोपीय यूनियन है, माल्टा है और IOF क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ फ्रैंकोफिन, IOIF। ठीक है, IOF है, गलत लिखा है उसने, है। IOC ने समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। चूँकि भारत तथा हिंद महासागर के तटीय देशों के मध्य संबंधों का निर्धारण समुद्री सुरक्षा के आधार पर किया जाता है, अतः भारत के लिए IOC के महत्व को समुद्री सुरक्षा के आधार पर समझा जाना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं भारत की क्या भूमिका है। तो ये इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपने देखा कि IOC की स्थापना कब हुआ था, 1982 में। मुख्यालय कहाँ है, मॉरिशस के एबने में है। और इसमें कितने टोटल 5 सदस्य देश हैं, ये 5 सदस्य देशों का नाम आपको बता दिया गया है। पर्यवेक्षक टोटल कितने हैं, 4 पर्यवेक्षक है, चारों पर्यवेक्षक का नाम आपको बता दिया गया है। IOC का नेतृत्व का क्षेत्र का जो भी पूरा डिटेल है ये सारा आप लोग को बता दिया गया है। अब हम बात करते हैं भारत की भूमिका क्या है। IOC समुद्री सुरक्षा की दिशा में मजबूती से कार्य कर रहा है, लेकिन इसे मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है। भारत ने एक मजबूत पर्यवेक्षक के रूप में IOC में शामिल होकर इस संगठन के प्रति अपनी रुचि जाहिर की है। ठीक है, भारत पश्चिमी हिंद महासागर के समुद्री देशों की समुद्री क्षमता निर्माण में मदद कर सकता है। भारत पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्रों के देशों की अनन्य आर्थिक जोन जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे EEZ के क्षेत्र में गश्त करने की क्षमता विकसित करने में सहायता करता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। तो सारा का सारा तो आप लोग को कोई भी डायमेंशन देखिए छूट रहा है आप लोगों का, लेकिन वही है कि आप लोग उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं आप लोग। चलिए अगला बात करते हैं। आज तीसरा टॉपिक है SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर हो
सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है, कल ही पेपर में आया था, कल या परसों के पेपर में वही बताने की कोशिश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में के संविधान पीठ की ये टिप्पणी की सरकार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करे। ये फिगर के माध्यम से देख लीजिए, 2006 में सरकार ने बोला, 18 में फिगर देख लीजिएगा आप लोग। SC/ST वर्ग के जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर धनी हो चुके हैं उन्हें शाश्वत रूप से आरक्षण देना जारी नहीं रखा जा सकता। कल्याण के उपायों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि बदलते समाज में इसका फायदा सभी को मिले। ये मेरा वर्डिक्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, क्रीमी लेयर की क्या अवधारणा है इसके बारे में हम बात करते हैं। क्रीमी लेयर, जैसे 2 लेयर होते हैं, क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो जो क्रीमी लेयर की क्या अवधारणा है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। क्रीमी लेयर किसी समूह विशेष के उस हिस्से को कहते हैं जो अपने समूह के अन्य लोगों की अपेक्षा सामाजिक या आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। भारत में इसकी परिभाषा काफ़ी विस्तृत है। इसमें मुख्यतः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और कैग जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। क्रीमी लेयर की अवधारणा सर्वप्रथम इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी। यह सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ जो 16 नवंबर 1992 को दिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और इंदिरा साहनी बनाम तो बहुत लंबा टॉपिक है, किसी दिन डिबेट इस पर भी करूंगा मैं आप लोगों को। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे OBC कहते हैं, को 27% आरक्षण देने के सरकार के कदम को बरकरार रखा, परंतु साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा आयोग के क्रीमी लेयर या सामाजिक रूप से सशक्त हिस्सों को पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किए जाना चाहिए। ये भी सरकार को उस समय रिपोर्ट आई थी। न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने कहा था कि किसी वर्ग विशेष में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए आर्थिक मापदंड, ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली देखना है कि कौन वीकर है कौन स्ट्रांग है, को एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न वर्षों में तय की गई क्रीमी लेयर की अधिकतम सीमा देख लीजिए आप लोग। वर्ष 1993 में 1 लाख रुपए था, 2004 में 2.5 लाख रुपए था, 2008 में 4.5 लाख रुपए था, 2013 में 6 लाख रुपए था और 17 की बात करें रिपोर्ट तो 8 लाख रुपए है। तो ये सारा डेटा भी आप लोग को दे दिया गया है। अब देखिए UPSC के प्रीलिम्स में ये 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है, जो अक्सर आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आते हैं और हमेशा देखने को आपको मिलते हैं। एक सम्मेलन है, एक महोत्सव होता है, हर स्टेट का अलग अलग है, जैसे बिहू है, बैसाखी है, वैसे ये भी है। इस पे बात कर लेते हैं आप। खोंगजोम दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध, एंग्लो मणिपुर वार में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया जाता है। एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य तथा मणिपुर साम्राज्य के मध्य एक सशस्त्र संघर्ष था, जो कि 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 तक लड़ा गया था। एंग्लो मणिपुर युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत मणिपुर के राजकुमारों, जो मणिपुर के राजकुमारों के मध्य ईर्ष्या, असंतोष, अविश्वास और कलह के कारण हुई थी। ये देखिए ये फिगर है, बड़ा खूबसूरत सा फिगर है, पुराना फिगर है, ये देख लीजिएगा आप लोग। इससे हो सकता है क्वेश्चन इस साल किसी न किसी स्टेट पीसीएस में देखने को आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, ये भी UPSC के PT का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अंबुबाजी मेला, चलिए बात करते हैं अंबुबाजी मेला क्या है। कोविड-19 के कारण इस वर्ष गुवाहाटी असम के कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाजी मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इस मेले का आयोजन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पीठासीन देवी की वार्षिक महावरी को दर्शाने वाले त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से एक है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, सभी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। कामाख्या मंदिर असम में, जो शक्ति पंथ के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। शक्ति पंथ में ईश्वर की पूजा माता या देवी के रूप में की जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंबुबाजी मेला।
असम राज्य के गुवाहाटी शहर में आयोजित होने वाला यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक महोत्सव है। देख लीजिए इसका इम्पोर्टेंस आप लोग। अंबुबाजी मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष 21 से 25 जून के मध्य असम के आहार महीने, मतलब जब सूर्य मिथुन राशि में होता है, किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मेले के दौरान 3 दिन के लिए देवी के रजस्वाला होने के कारण कामाख्या मंदिर के कपाट स्वयं बंद हो जाते हैं। ये देखिए कामाख्या देवी मंदिर का फोटो देख सकते हैं, फोटो। ठीक है, तो चलिए आज के टोटल 5 टॉपिक है, पांचों टॉपिक को आपको बताया गया है। और रियली बताऊँ कि आज मेरा डीएनए बनाने का मन नहीं कर रहा था। आप लोग का जो रिस्पॉन्स आ रहा है जिस तरीके का, आप लोग नई पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हमारी टीम कोशिश कर रही है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझेंगे, मैं आशा कर सकता हूँ। और ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया कल आप लोग जवाब तो दीजिए। कल जवाब आप लोग दीजिएगा, पांचों टॉपिक पढ़ लीजिएगा। और नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अक्सर लोग भूल जाते हैं कि गलत लिखा है कि सही लिखा है, जल्दीबाजी में हो जाते हैं कि लिखा है कि 26 अप्रैल है, तो सबको पता है कि 24 अप्रैल है। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, इसको टॉपिक तो मैंने बता ही दिया आपको। ये भी कौन सा कथन गलत है, आप ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा। गलत है, सही है। देखिए पेपर की क्या है ना, पेपर पास करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पेपर प्रीलिम्स का पेपर स्ट्रेटजीज पे ही निकल पाएगा आप लोगों का। तो आपकी सही रणनीति अप्रोच क्या है, उसी से ही सब डिसाइड होता है। जल्दीबाजी में 2-4 क्वेश्चन वैसे भी गलत कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें इसीलिए दिया गया है, कौन सही है कौन गलत है। अब यार देखिए पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का। तो चलिए, खूबसूरत सा नाम है, आप लोग देख ही लेंगे। और हम लोग का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस सारे अवेलेबल हैं। हर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के नोट्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी अवेलेबल हैं। तो जिन अभ्यर्थियों को लगता है, सीरियस स्टूडेंट को, अनसीरियस की बात ही मैं नहीं करूँगा, सीरियस स्टूडेंट को, कि अगर उन्हें कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर जो दिया गया नंबर पर संपर्क करें और अपनी क्वेरी को दूर करें। और मुझे लगता है कि आज के टॉपिक से अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो ना, अगर प्रीलिम्स का, तो मैं कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो अभी बना दूँ। अभी तो जितना 3-4 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, 20 से 25 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो चलिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और जितने भी आज टॉपिक दिया हो उसको गंभीरता से पढ़िएगा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, आज का टॉपिक आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, ओके।